गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रतन सर एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगिनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और इकोनॉमिक टाइम्स उन्होंने एज अ न्यूज़पेपर चूज किया है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। ट्विटर गेट्स फाइनल नोटिस टू कंप्लाई विद न्यू आईटी रूल्स। तो न्यू आईटी रूल सबसे पहले बेसिक डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। इसके थ्रू न्यू आईटी रूल्स लाए गए थे और उनको कंप्लाई करना था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 26 मई तक, यानी कि जो भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल करने थे 26 मई तक। तो 26 मई को क्या हुआ कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक ने कंप्लाई कर लिया और व्हाट्सएप और जैसे जो टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाल दिया, पिटिशन डाल दी इन न्यू रूल्स के खिलाफ। उन्होंने भी 2-3 दिन बाद न्यू रूल्स यानी कि रिवाइज्ड रूल्स के अगेंस्ट कंप्लाई कर दिया, पर ट्विटर ने अब तक कंप्लाई नहीं किया है। और यहाँ पे इस जो आर्टिकल है इसमें मेंशन्ड है कि 1 वीक हो चुका है और 2 वार्निंग्स हो चुकी हैं जब से वो ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं और अपना ऐप उनका रन कर रहा है। ट्विटर जैसे कि ऐप अभी रन कर ही रहा है और ये न्यूज़ है कि ट्विटर को फाइनल नोटिस मिल चुका है और इन्होंने इसको स्टेट किया है वन लास्ट नोटिस। मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ, वन लास्ट नोटिस इन्होंने स्टेट किया है, अब जो नोटिस दिया है ट्विटर को टू कंप्लाई विद द न्यू आईटी रूल्स। तो इसके अंदर बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि करना क्या है उनको। कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर, ये 3 ऑफिसर्स की डिटेल पहले तो अपॉइंट करना है। ट्विटर ने अपॉइंट नहीं कर रखे हैं, इसलिए पहले तो अपॉइंट करना है, फिर उनकी डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करनी है। तो ये बेसिक है और इसके अलावा भी कुछ जो है कंडीशंस हैं वो उनको फुलफिल करनी है और ये उन्होंने जो है लास्ट वन फाइनल नोटिस करके उनको वार्निंग दे दिया। तो आगे डिस्कस करेंगे इसमें आगे कोई। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आईपीओ बाउंड स्टार्टअप में फाइल डीआरएचपी नेक्स्ट मंथ। तो इसके अंदर एक टर्म आ रही है डीआरएचपी, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हेडलाइन कवर कर लेते हैं। पेटीएम ओपी रिवेन्यू ड्रॉप्स 14% इन 2021। तो ये हम डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले डीएचआरपी डिस्कस करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी है अगर वो आईपीओ हिट करना चाह रही है, यानी कि आईपीओ का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करेगी फॉर द फर्स्ट टाइम और उसके बाद जो पब्लिक है वो अकॉर्डिंगली शेयर्स जो है परचेज करेंगी और उन्हें कैपिटल रेज करने के लिए हेल्प करेगा। तो आईपीओ रेज करने से पहले उन्हें सबसे पहले सेबी से रजिस्टर्ड होना होता है। सेबी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आप मान सकते हैं कि शेयर मार्केट और जो है हमारा डेरिवेटिव मार्केट एक्सेट्रा जो मार्केट्स चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, उनकी रेगुलेटरी बॉडी है। तो उसके साथ डीआरएचपी इसके थ्रू रजिस्टर कराना एक कंपलसरी है हर कंपनी के लिए जो आईपीओ हिट करना चाह रही है। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा, और कुछ रेशोज, प्राइमरी रेशो जैसे कि डेट इक्विटी रेशो आपकी, और भी जैसे इन्वेस्टमेंट रेशो हो सकती है, कुछ भी रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो हो सकती है। तीसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टोटल कैपिटल। तो इसके अंदर हम जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं, टोटल कैपिटल। तो क्या होता है कि अगर लेट सपोज एक कंपनी है उसको 10 लाख रुपीज, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 लाख रुपीज रेज करने हैं थ्रू इट्स आईपीओ। तो एक तो जो बेसिक डिटेल्स होंगी वो होंगी कि आईपीओ में पब्लिक इशू से रेज करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रेज करेंगे, वो तो एक बेसिक न्यूज़ है, जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो है। तो टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए की है। तो इस डीआरएचपी में क्या होता है कि डीआरएचपी इशू करने के बाद बिडिंग्स लगती हैं। तो कंपनी को भी सबसे पहले नहीं पता होता कि उसका कितने शेयर्स इशू करेगी और कितने उसके शेयर का एक प्रकार प्राइस होगा। तो 10 लाख रुपए में क्या हो सकता है कि 2 रुपए के अगर बने तो 5 लाख शेयर्स भी बन सकते हैं, और 10 रुपए के बने तो 1 लाख शेयर्स बन सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स और शेयर प्राइस के बीच। तो क्या होता है कि जो शेयर की बिडिंग लगती है तो शेयर का प्राइस जितना ऊपर जाता जाता है उतने जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम होते रहते हैं। तो सबसे पहले जिसमें बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन यही है कि जो अपना नंबर ऑफ शेयर्स और 1 शेयर का प्राइस, ये कंपनी को पहले नहीं पता होता है। डीआरएचपी होने के बाद प्लस बिडिंग होने के बाद, जो मैंने अभी आपको बताया, बिडिंग का दूसरी टर्म भी लिख सकते हैं ऑप्शन। ऑप्शन होने के बाद उसे पता चलता है कि उसका शेयर प्राइस कितना है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जिसके थ्रू वो इतनी कैपिटल जितनी उसको रिक्वायरमेंट है वो इशू कर सकती है। और इसके साथ ही साथ डीएचआरपी में एक और चीज़ होती है कि वो अपने इस कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी अगर आपने बर्गर किंग का आईपीओ या डीएचआरपी पढ़ा हो तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट था कि वो 700 नए बर्गर किंग के सेंटर खोलेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे पेटीएम ओपी रिवेन्यू ड्रॉप्स 14% इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो इसके अंदर बेसिक न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं कि जो पेटीएम ने रेवेन्यू सबमिट किया है वो 3540 था इन द फाइनेंशियल ईयर 21 और वो 14% घट के 3810 हो चुका है
सॉरी 3180 हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट डिक्रीज हुआ है 14% का। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एक रेवेन्यू में डिक्रीज होना है काफ़ी ज़्यादा एक हिंड्रेंस हो सकती है इनके आईपीओ के लिए, क्योंकि क्या है कि इनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे, तो इन सब का जो है रेवेन्यू जो इन्होंने रिपोर्ट किया है वो इंक्रीज हुआ है। हालांकि अभी जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो 2-3%, 4-5% से इंक्रीज हुआ है, बट ड्रॉप होना रेवेन्यू में ये थोड़ा इनके लिए डिसअपॉइंटिंग सी न्यूज़ हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। व्हेन लाइफ वाज अ बीच, ये एक छोटा सा आर्टिकल, ये फन न्यूज़ है। जीएसटी मॉप अप डिप्स इन मे बट 65% हायर ऑन ईयर। तो मॉप अप का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग है जीएसटी कलेक्शन से। तो जीएसटी कलेक्शन की न्यूज़ जनरली 2-3 दिन बाद आती है, एक मंथ के एंड होने के बाद, कि कई लोग जो है लेट सबमिट करते हैं और पेनल्टी बेसिस पे सबमिट करते हैं, तो वो भी जो इंक्लूड करके होती है जीएसटी कलेक्शन की न्यूज़। तो जीएसटी कलेक्शन मैं आपको सबसे पहले फिगर्स बता देता हूँ। तो अप्रैल में सबसे पहले था 1.4 लाख करोड़। तो ये रिकॉर्ड हाई था। इससे पहले जीएसटी का जो है इससे ज़्यादा कनेक्शन कभी नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.4 लाख करोड़, ये लाख एल है और ये 1.41 लाख करोड़। और सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द एस्टिमेटर्स थे उनको पता था कि फॉल तो करेगा ही करेगा, बट मोस्टली जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एस्टिमेटर्स थे उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 40 करोड़ से फॉल नहीं कर सकता, कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ से फॉल करेगा, और 20 लाख करोड़ से फॉल करेगा और 1.21 लाख करोड़ पर आ जाएगा जीएसटी कलेक्शन मई में। क्योंकि सीधी सी बात है अप्रैल में तो पूरे अब तक का सबसे हाई है, तो इससे तो फॉल करना जो है मतलब एक लाजमी वाली बात है कि जो मतलब काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। तो मई में ये गिर हो चुका है 1,02,709 करोड़। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिक्रीज़ है, और एस्टिमेटर्स जितना प्रेडिक्ट किया था उससे डबल डिक्रीज़ है, 40 करोड़ के आसपास जो है डिक्रीज़ है। तो ये सबसे पहली न्यूज़ तो ये है। और दूसरी न्यूज़ जो कॉमा के बाद है, बट 65% हाई ऑन ईयर। तो इसका बेसिकली मीनिंग है कि मई 20 में जितना जीएसटी कलेक्शन था उससे 65% हायर है मई 21 में, यानी कि आज का जो जीएसटी कलेक्शन है यानी कि 1,02,709 करोड़, तो ये मई 20 से 65% ज़्यादा हायर है। और 1 लाख, और एक और न्यूज़ यहाँ पे है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो जीएसटी कलेक्शन है वो 8 मंथ्स तक लगातार हो रहे हैं, यानी कि 8 लगातार महीनों से 1 लाख करोड़ से ऊपर जो है जीएसटी कलेक्शन हो रहा है ऑन ईयर मंथली बेसिस। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है इकोनॉमी के लिए, एक रिवाइवल का साइन है कि अगर 1 लाख करोड़ से या कॉन्स्टेंट जो है जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि एट द एंड हमें जीएसटी मिलता है कंज्यूमर से, जो कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करके और सेल करके मिल सकता है। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जीएसटी G7 स्ट्राइक्स डील फॉर ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑफ टैक्स 15% प्लस। तो G7 हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो ये ग्लोबल सबमिट है, यानी कि एक ग्लोबल ग्रुप है जिसके अंदर जो कंपनीज हैं वो जो कंट्रीज हैं 7 कंट्रीज। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। तो ये 7 कंट्रीज हैं अलोंग विद यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज यूरोप की उनका ग्रुप है, और वो बेसिकली कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अंदर ही आती हैं सारी। तो यूरोपियन यूनियन और ये 7 कंट्रीज इनका ग्रुप है G7। तो ये मिलकर जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे, और कई सारे जैसे वॉर और ये ऐसी चीज़ें इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने अभी जो इनका सबमिट हुआ है करंटली, उन्होंने ये प्रपोज किया है कि टैक्स 15% बढ़ जाना चाहिए एमएनसीज, यानी कि जैसे गूगल, अमेजॉन, एफबी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया उनको, ऐसी जो बहुत बड़ी एमएनसीज हैं उनके ऊपर टैक्स है वो बढ़ जाना चाहिए ताकि ग्लोबल गुड हो सके। यानी कि बेसिकली पूरे ग्लोबल में, यानी कि पूरे उसमें एक बेटर सोशल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना वो दे रहे हैं इस टाइम टैक्स उससे ज़्यादा है। तो ये पूरी न्यूज़ है। और इसके अंदर जो G20 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर G7 की सारी कंट्रीज, और उसके अलावा साउथ कोरिया और ऐसी कंट्री जैसे कि अदर कंट्रीज हो सकती हैं, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ऐसी काफ़ी सारी जो है और कंट्रीज हैं इसके अंदर। ये भी बेसिकली सोशल सबमिट है, पॉलिटिकल सबमिट है, और सबमिट का मतलब होता है ग्रुप। तो एक ग्रुप है और ये जो ईयरली बेसिस पे मीट करते हैं और ये ऐसे जो मैटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नीड टू ड्राइव आउट ऑफ कोविड ग्लूम डज ऑटो काउंटलेस। तो इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉन्चेस। तो इसके अंदर है ऑटो कंपनीज ने अब जो रिवाइवल सीख कर रहे हैं कि अब जैसे कोविड का रिवाइवल हो रहा है और मतलब ऑटो के जो स्टेशन हैं और जो शोरूम्स हैं उनको खुलने की परमिशन मिल रही है, लॉकडाउन जो है कई जगह पे अनलॉक हो रहे हैं। तो ये क्या है कि 13 न्यू एसयूवीज प्लान करी हैं एसयूवी कंपनीज ने नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स में लॉन्च करने के लिए। तो क्या होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे बीट लाइफ डिस्कस कर लेते हैं। बीट लाइफ या कई लोग इसे फर्स्ट लाइफ भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी बड़ी कंपनी का एक नया मॉडल आता है उसी पुरानी चीज़ का, जैसे कि अगर कोई निसान कंपनी जैसे कोई टाटा कंपनी है उसका कार का नया मॉडल आता है तो उसकी बीट लाइफ होती है। ये क्योंकि वो
ये मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर न्यू जो कार सबमिट लॉन्च होती है तो उसकी एक बीट लाइफ होती है जनरली 1 से 1.5 साल की। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे जो टाइप कर देता हूँ, 1 से 1.5 साल की एक नई कंपनी की कार की या फिर नए ब्रांड की बीट लाइफ होती है, कि क्योंकि वो एक नया ब्रांड है या एक नया मॉडल है, तो उसे कंपनी की गुडविल का बेनिफिट मिलता है। तो जिस टाइम तक वो बेनिफिट मिलता है 1.15 ईयर जो है ये एवरेज है, कि जैसे अगर टाटा ने एक नई कार लॉन्च करी एक्स, तो उसे लोग 1 से 1.5 साल से तक सिर्फ इसलिए खरीदेंगे क्योंकि वो टाटा की कार है। और उसके बाद अगर उसकी सेल होती है, यानी कि 1.5 साल से प्लस उसकी सेल होती है, मतलब अच्छी सेल होती है, तो वो उस जो कार है उसके फीचर्स पे, उसकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट यही है कि क्योंकि ये वैसे तो एक लॉन्ग टर्म में अच्छी बात नहीं होती, बट रिवाइवल के टाइम पे ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 साल एक काफ़ी अच्छा टाइम होता है। अगर कंपनी की सेल्स बूस्ट हो जाती हैं तो जो पैंडमिक के टाइम पे डाउनफॉल हुआ है वो रिवाइव कर जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पेज था। मैंने आपको 2-3 दिन से बताया, ये एक न्यूज़ रह गई, दोज अबाउट 50 फेयर बेटर इन सेकंड वेव। तो ये बेसिकली कोविड रिलेटेड न्यूज़ है। इसके अंदर एज ग्रुप वाइज सेक्शनल कट ऑफ दी हुई है, सेक्शनल जो है डेटा दिया हुआ है फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का, कि कितना कट ऑफ जो है केसेस का जा रहा है इस टाइम पे दोनों वेव्स के अंदर। तो ये कंपैरिजन किया है और यहाँ पे कंक्लूजन का ये निकला है कि 50 प्लस जो पॉपुलेशन है उनका पहले से बेटर जो है परफॉर्मेंस, जैसे कि 15% से 13% पे ड्रॉप हो गया, 9% से 8.22। तो ये बेसिकली एक अच्छा ड्रॉप है, और जो इससे ऊपर की लेस देन 50 की पॉपुलेशन उससे अच्छा है। तो आगे डिस्कस करते हैं। ये प्योर पॉलिटिक्स सेक्शन होता है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है ज़्यादा, तो हम ये डिस्कस करने से अवॉइड करते हैं। तो आगे चलते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया लाइकली टू रिज्यूम एफटीए टॉक्स। तो एफटीए का बेसिक मीनिंग है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ में था और मैंने आपको इसको डिस्कस किया था। तो सबसे इसमें बेसिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डील है, और इसके अंदर डील का मेन मोटिव ये है कि चाइना की जो इंटरनेशनल और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंस है इंपोर्ट्स के रूप से, वो खत्म कर दें, कि मतलब चाइना के इंपोर्ट्स क्लोज टू नील कर दें वर्ल्ड के अंदर, या कम से कम अपनी कंट्रीज यानी कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया है वो कंपनी कंट्रीज के अंदर कम से कम कर दें खत्म। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि इंडिया का अगर आपको नहीं पता है तो इंपोर्ट में सबसे जो है मेजर चीज़ है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली मतलब होता है उसका क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो है इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ एक्सपोर्ट से रिलेटेड और इससे रिलेटेड। ये है बेसिकली इंपोर्ट का डेटा। फर्स्ट पे जो हमने चीज़ आती है क्रूड ऑयल आता है, पेट्रोलियम तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्रूड ऑयल बेसिकली होता है। तो अब हम इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक अच्छा सा फैक्ट डिस्कस करते हैं कि एक्सपोर्ट में टॉप आइटम क्या है। तो कई लोगों को अभी तक लगता है स्पाइसेस। तो स्पाइसेस यार एक ज़माने में हुआ करते थे और अब बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। तो अब जो मेजर एक्सपोर्ट की आइटम्स है हमें वो डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो अब हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी आइटम जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आपने बिल्कुल सही सुना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया क्रूड ऑयल ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है और उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, यानी कि रिफाइन करके, रिफाइंड पेट्रोलियम भी इसे कई लोग बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में फिर उसे सेल कर देता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं या फिर रिफाइंड पेट्रोलियम बोल सकते हैं। दूसरी आइटम सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होती है वो है मेडिकेशंस। तो ये मेडिकेशंस में यार कोविड वैक्सीन इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये वन टाइम और पैंडेमिक से रिलेटेड जो है एस्पेक्ट है, और ये ग्लोबल टाइम यानी कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। मेडिकेशन भी वैसे तो इंडिया में तो डेवलप हो ही रही हैं, तो कम से कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जो है नीड है मेडिकेशंस। और तीसरी जो चौथी जो काफ़ी सारे मेजर हैं वो राइस है। तो अगर आपको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो स्पाइसेस नहीं रह गए हैं, राइस सबसे ऊपर आ चुका है एग्रीकल्चर में। तो ये बेसिकली न्यूज़ है इनसे रिलेटेड, और हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इंडिया क्या इंपोर्ट करता है और क्या एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसी चीज़ों को जो इंडिया इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट वाली चीज़ों को चाइना से अवॉइड करेगा इंपोर्ट करना, हालांकि अभी तो करता ही है। क्रूड ऑयल तो नहीं करते हैं, पर कुछ प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स करते हैं। तो और एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्राई करेगा कि ऑस्ट्रेलिया और अदर मार्केट्स में डेवलप करे, यानी कि एक्सपोर्ट करे जहाँ पे चाइना की रीच है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि मेडिकेशन हो गया, राइस हो गया, तो वो उनके अंदर कम करे उसे। तो आगे डिस्कस करते हैं। स्लम सेल रूल्स को ट्रिगर ट्रांसफर प्राइसिंग तो हर्डल्स और कंपनी। तो ये बेसिकली टैक्स से रिलेटेड, टैक्स रेट से रिलेटेड न्यूज़ है। इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंशन था ड्यूटी फ्री स्टोर्स। तो ड्यूटी फ्री स्टोर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कुछ स्टोर्स होते हैं जो आपको एयरपोर्ट में मिलते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे भी नहीं मिलते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कुछ स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स की चेन्स होती हैं, उसके अंदर आपको आइटम्स मिलते हैं जैसे कि लिकर,
अल्कोहल यानी कि, एंड सिगरेट्स, चॉकलेट्स, और बहुत ही रेयर हुआ तो कुछ और अदर फूड आइटम्स। सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स जनरली इसके अंदर मिलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी कंट्री के अंदर जाते हैं और वहाँ पे इंडिया का गुड प्रोड्यूस करेंगे, तो उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा, यानी इंडिया के जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपोर्ट होगा। अगर जैसे कोई यूएस के अंदर इंडिया बेस्ड स्टोर है और उससे अगर कोई यूएस का रेजिडेंट या फिर इंडिया का रेजिडेंट कोई भी उससे कुछ गुड खरीदता है, तो उसे इंडिया के जो कंपनी इकोनॉमी है उसके अंदर एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के ऊपर जो कंट्री है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लेती है, कस्टम ड्यूटी लेती है। तो क्या बोलता है कि यूएस उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेगा जो कस्टमर है उससे। तो अगर इंडिया का स्टोर, जैसे कि अगर ये यूएस का पूरा मैप है, अगर यहाँ पे कोई ड्यूटी फ्री स्टोर है, तो उसके अंदर अगर कोई यूएस के का जो है प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इससे जो है परचेज करेगा इंडिया का प्रोडक्ट, तो उसको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और वो उसके अंदर जो है उसे हाई कॉस्ट पे पड़ेगा। तो ये डिस्करेज करता है इंडिया की गुड्स की सेल यूएस के अंदर या अदर कंपनीज के अंदर। तो क्या होता है कि ड्यूटी फ्री स्टोर्स बनाए जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। तो क्या होता है कि अगर कोई जैसे पैसेंजर है वो एयरपोर्ट से उतरा, तो वो तभी की तभी इंडिया की का कोई भी गुड खरीद सकता है, जैसे कि लिकर, सिगरेट, चॉकलेट और ऐसे फूड आइटम्स कुछ भी और जो हो सकते हैं। तो वो उसमें उसे जो है ये कस्टम ड्यूटी या जो इम्पोर्ट की ड्यूटी है नहीं देनी पड़ेगी, और उसे कम प्राइस में ये स्टोर फूड आइटम्स मिल जाएंगी। तो अब ये न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है कि एक ऐसी ड्यूटी फ्री स्टोर्स के जो हैं चेन के मालिक हैं, सीईओ हैं इनके, अतुल आहूजा। तो उनके दो सन्स हैं, ये अरुण और करण आहूजा। तो इन्होंने एक नया जो है इसके अंदर ड्यूटी फ्री स्टोर्स के अंदर अपनी चॉकलेट सेल करना शुरू किया है, और उनका उन्होंने नाम रखा है चोको कार्ट। तो ये बेसिकली न्यूज़ है, और अगर आप चाहें तो आगे पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो इस पूरे पेज के अंदर भी कोई जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है ज़्यादा, और ये मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, द ग्रेट इंडियन टैक्स पैराडॉक्स। तो ये अगर आपको टैक्स के बारे में जो है बेसिक न्यूज़ है, बेसिक नॉलेज है सिर्फ, तो ये आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि कोविड रिलेटेड गुड्स, और मैं आपको यहाँ दूसरे उसमें न्यूज़ में बताऊँ कि जैसे फ्रॉड सोर्स जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ के जो टैक्स रेट्स हैं और उनके अंदर क्या डिक्लाइन होना चाहिए, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, ये वो न्यूज़ है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट से रिलेटेड इम्पैक्ट सेंट्रिक न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको टैक्स का बेसिक आता है सिर्फ, तो आपको ये नहीं पढ़नी चाहिए, तो आप कॉन्फ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, और इससे अच्छा आप थोड़ा टैक्स को आप डीप में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनिंग द शटर्स अगेन। तो इसके अंदर जैसे कई जो कंपनीज हैं उस जो स्टेट्स हैं वो उनके अंदर लॉकडाउन वापस से लग रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है कि कुछ जो नए स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज का मतलब होता है मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, तो ये अपना वापस से इनको जो है शट करने पड़ रहे हैं अपने शटर्स, यानी कि अपने स्टोर्स वापस से शट करने पड़ रहे हैं। तो ये बेसिकली न्यूज़ है कोविड से रिलेटेड। तो आगे न्यूज़ पे चलेंगे, वर्ड स्केपिंग द मार्केट ऑप्टिमिज्म अलाइव। तो आपको पता ही होगा यार कि निफ्टी और सेंसेक्स, बेसिकली हमारा पूरा स्टॉक मार्केट दो तीन जो है चीज़ों से पता चल जाता है, निफ्टी सेंसेक्स एंड निफ्टी बैंक, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। तो ये जो रिसेंटली और काफ़ी टाइम से बूम पर है, और निफ्टी तो यार 15,600 के भी ऊपर पहुंचा हुआ है। और ये जो अब कल जैसे मार्केट ओपन होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि कुछ ही टाइम में जो ये स्टॉक मार्केट का बबल हो रहा है, स्टॉक मार्केट बबल, ये आपने टर्म जो है न्यूज़ में आर्टिकल्स में सुनी होगी, जनरली चल रहा है कि आरबीआई ने वार्निंग दी है कि स्टॉक मार्केट बबल चल रहा है, और अब अभी आपको जो इन्वेस्ट करना विड्रॉ कर देना चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरे का साइन है पूरी इकोनॉमी के लिए। तो अगर आपने बबल से रिलेटेड और जो जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये बबल ईयर, अगर आपको बबल का बेसिकली मीनिंग नहीं पता, तो आपने ऐसा सुना होगा .com बबल जो है बर्स्ट हुआ था 2000 में, तो उससे रिलेटेड जो है ये पूरी न्यूज़ है। तो .com रिलेटेड बबल जो है उसका मतलब होता है कि इंटरनेट जब आया था उससे जो इम्पैक्ट पड़ा, उससे क्या इकोनॉमी के अंदर जो है डिस्ट्रक्शन टाइप्स जो सबसे पहले हो गया था, तो वो है इकोनॉमी .com बबल। तो नेक्स्ट इस पे पेज पे चलेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो दो मीम्स हैं, और ये बेसिकली ऐसा ही जो है पूरा सोशल ट्रेंड्स और सोसाइटी से रिलेटेड पूरा जो है पेपर आता है। सेडिशन एंड डिक्शनरी टेल, ये एडिटोरियल है इंद्रजीत हजरा से रिलेटेड, इन्होंने मतलब कैन बी खतर वेरिएंट जैप द एक्साइम म्यूटेशन, ये सीमा सिरोही का एडिटोरियल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मैं एडिटोरियल यार इसलिए डिस्कस करता क्योंकि मैं एडिटोरियल डिस्कस करने के लिए बेस्ट पर्सन नहीं हूँ, और ये बिगनर्स के लिए सीरीज़ है, और अगर आप एडिटोरियल शुरू में स्किप भी करते हैं या अगर कभी कभी पढ़ लेते हैं तो इनफ रहता है वो। हाउ टू सॉल्व द क्रिप्टो क्रॉसवर्ड। तो क्रिप्टो के अंदर यार दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को जो है लगातार डिस्करेज कर रही है आरबीआई प्रमोट करने से, बैंक्स को उनके साथ डील करने से मना कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है वो कैसे इंडिया में बूम कर पाएगी उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। और दूसरी बात, इसके अंदर एक और असेट जो नया असेट था, एक नया कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड न्यूज़ चल रही है एनएफटी। एनएफटी का मीनिंग थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई आर्ट वर्क है, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कोई आर्ट वर्क हो सकता है, जैसे यहाँ पे दो इन्होंने मेंशन भी किए हैं, ये आर्ट वर्क्स हैं जैसे कि। तो इनमें क्या होता था कि अब तक
अगर जैसे कोई आर्टिस्ट है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आर्टिस्ट है, अगर उसने कोई आर्ट वर्क बताया तो वो क्या करेगा, जैसे उसका आर्ट वर्क है ये, और उसने किसी कंपनी को उसके अंदर उसके ऊपर रॉयल्टी दे दी, कि मतलब बेसिकली राइट्स दे दिए, ये आप मेरे को रॉयल्टी दे देना, आप जितना भी उसका जैसे यूज़ करोगे उससे ऊपर आपको जो भी गेन होगा उसको कुछ परसेंट होता है रॉयल्टी। तो वो रॉयल्टी मिलती रहती थी पहले आर्टिस्ट को। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर ये थोड़ा टायरसम सिस्टम होता है, इसके अंदर आर्टिस्ट ज़्यादा एंकरेज नहीं हो पाते अपना आर्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो एनएफटी का एक नया सिस्टम आया है, एनएफटी, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ये आर्ट से रिलेटेड और जो कमर्शियल आर्ट्स होते हैं, गैलरीज होती हैं, इनसे रिलेटेड पूरा जो है एक नया कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जैसे ये आर्ट है, तो क्या होगा कि जैसे आर्टिस्ट है जिसने आर्ट बनाया, ये पूरा आर्ट बनाया, तो इसका एक कोड बन जाएगा, उसको एनएफटी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देगा आर्टिस्ट, और उसका एक कोड बन जाएगा, यूनिक कोड, जैसे कि लाइक सपोज 1 2 3 4 बन गया, और उसको जो है फिर कोई भी प्रोड्यूसर बाय कर सकता है फॉर द पीरियड टाइम बिंग। तो जैसे कि अगर जैसे कोई प्रोड्यूसर है एक्स, तो उसने इस 1 2 3 4 वाले कोड बाय कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो क्या होगा कि फिर एनएफटी के जो राइट्स हैं वो फॉर द 1 ईयर एक्स के पास चले जाएंगे, और फॉर आफ्टर 1 ईयर वो उसे कमर्शियल यूज नहीं कर सकता। ऐसे ही एट द सेम टाइम वाई भी उसे परचेज कर सकता है फॉर 1 ईयर, पर इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एनएफटी का। तो अब आगे चलते हैं, टेक विजर्ड्स, ये जो मार्वल और डीसी कॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है पूरी, और इसके अंदर बेसिक न्यूज़ ये है कि दो जो है कैरेक्टर्स हैं मार्वल और डीसी के, उनको जो है कंपेयर किया हुआ है कि अभी की टेक में क्या चल रहा है उससे। और लास्ट पेज पे आ गए हम, इसके अंदर क्या है कि पूरा फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ है, और इसके अंदर ये तो लास्ट पेज में तो ये तो लोगो ही है इनका बस, और लास्ट पेज में पूरी फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ है और टेनिस से रिलेटेड, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट, हमारा जो है न्यूज़पेपर कवर्ड है, और एज यूजुअल मैं आपकी जो इसकी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसके अंदर कल भी काफ़ी सारे डिस्कशन हुए थे, एक दो जो है लोगों ने डाउट पूछे थे अपने, और मैंने बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको कवर किया था। तो टेलीग्राम का जो भी है लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरी बात, जो छोटा हूँ बड़ी बात की सीरीज अभी चल रही थी, उसको आप जो है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज उसका सेकंड एपिसोड आ जाएगा जिसका टॉपिक होगा जीडीपी। थैंक यू। Subscribe to our channel to catch up second episode of Chota Mu Badi Baat.